हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक फिजिक्स का आखिरी लेक्चर, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आपका वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बेसिक फिजिक्स के 3 लेक्चर और प्रोवाइड किए हैं। 2 लेक्चर में तो हमने डिटेल में आपको वेक्टर पढ़ाया हुआ है, वेक्टर का जोड़, वेक्टर का घटाना, वेक्टर्स का आपका गुणा, ये डिटेल में हमने 2 लेक्चर में आपको कवर कराया। ठीक है, तीसरे लेक्चर में हमने आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन यानी कि समाकलन और अवकलन पढ़ाया डिटेल में। और चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन यानी कि वैज्ञानिक संकेतांक या संकेतन क्या होता है। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतांक कोई बड़ी चीजें नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है, छोटी सी एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपको समझाना है। इसके पहले के 3 लेक्चर जो बेसिक फिजिक्स के हमने आपको करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के पहले एक कोर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां से तीनों वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। फिर ये चौथा वीडियो लेक्चर जो कि बेसिक फिजिक्स का है, ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, अब बेसिक फिजिक्स आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जब क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाया जाए तो आपको क्लास 12 की फिजिक्स की चीजें जो 11th का पार्ट है वो एटलीस्ट क्लियर हो। ठीक है, अगर आपने 11th में नहीं भी पढ़ा ये सब चीजें, वेक्टर क्या है, अवकलन क्या है, समाकलन क्या है, तो यहां से आप कवर कर लीजिए, बेसिक अपना तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब भी बेस तैयार होता है तभी आप अच्छे से कोई चीज तैयार कर पाते हैं। अगर आपका बेस अच्छा होगा, बेसिक फिजिक्स अच्छी होगी, तो आपका जो 12th फिजिक्स है वो भी अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, अब ये चौथा वीडियो लेक्चर समझाने से पहले या इसको पढ़ाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा नए बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दें। ऐसे बच्चे जो इस साल 12th में आ रहे हैं, जिनको फिजिक्स से डर लगता है, उन्हें लगता है कि फिजिक्स बहुत कठिन है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लगता है तो आपके फिजिक्स के टीचर ही बोरिंग हो सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट कभी बोरिंग नहीं होता। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे तो वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बशर्ते आपको डेली 1 घंटे 2 घंटे फिजिक्स को या भी जो भी आपका सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है या बोरिंग लगता है उसको देंगे तो अपने आप वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें भी लगता था फिजिक्स बहुत कठिन है, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, लेकिन चीजें प्रैक्टिस से ही आपको आती हैं, बिना कोशिश किए कोई भी चीज आपको आएगी नहीं। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नए बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को जोड़े जो 12th में आ रहे हैं, जिनको ये सब्जेक्ट कठिन लगता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कल से आपका क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट होगा और यहां से आप कहानी शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने जो चीजें बताई वो 11th का पार्ट था, वो आपके सिलेबस का था ही नहीं, वो 11th का पार्ट था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे आपको कवर कराया ताकि आपका जो बेस है वो तैयार रहेगा, तो आपको 12th का जो फिजिक्स है वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं। देखो, अगर आपके कोई कमेंट्स हो या डाउट हो तो आप यहाँ यूट्यूब पे तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्टूडेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतांक होता क्या है। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे अपने क्लास 11th में या 9th या 10th में जब भी प्रिज्म चैप्टर पढ़ा होगा, प्रिज्म का टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको प्रकाश की चाल देखने को मिली होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल C इक्वल टू क्या होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, अब आपने कभी ये सोचा है कि प्रकाश की चाल का जो मान है हमेशा वो 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड में ही क्यों लिखा जाता है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम चाहें तो प्रकाश की चाल C इक्वल टू 3.0 गुणे 10⁸ का मतलब है कि 10 के बाद 8 जीरो लगाए। ठीक है, तो 10 के बाद 8 जीरो लगा दो, एक पहले से हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ने में आपको क्या होगी, बहुत कठिनाई होगी। आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा 3.0 गुणे, इसको पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो 8 जीरो, देखो 5 जीरो का मतलब होता है लाख, यानी 10 लाख, और करोड़ यानी कि 3.0 गुणे 1 करोड़, इतना हो जाएगा। अब 1 करोड़ का गुणा अगर 3.0 में करेंगे तो लगभग ये दशमलव निशान हटाएंगे तो प्रकाश की चाल का जो मान आएगा उसको हम 30 करोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 30 करोड़। ये 2 4 6 8 और 1 लगभग 9, ये हो गया आपका क्या
30 करोड़ के लगभग इसको पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड कहना पड़ेगा। अब बताओ ये आसान कहने में लग रहा है 3.0 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, या 30 करोड़ मीटर पर सेकंड कहने में आसान होता है? तो वैज्ञानिकों ने ये जो लिखने का प्रोसेस बताया है, इसलिए बताया है ताकि आपको बोलने में या समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है, अगर किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, बनाया गया है, तो उसका एक ही मोटो है कि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कहूं कि प्रकाश की चाल आपको 30 करोड़ मीटर पर सेकंड लिखना होगा, तो आप बार बार 30 करोड़ मीटर पर सेकंड कितना जीरो गिनेंगे? अगर आपको गुणा करना पड़ेगा, मान लो प्रकाश की चाल का गुणा आपको किसी अंक के साथ करना है, मान लो इसका गुणा आपको 25 के साथ करना है, तो आप कितनी बार जीरो लगाएंगे? तो आपका जो ये कैलकुलेशन का पार्ट है वो लंबा हो जाएगा, तो आपको डिफिकल्टी आने लगेगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म किसी भी अंक के मान को लिखने का बनाया, जो कि क्या है कि पहले दशमलव होगा, दशमलव के आगे कोई संख्या होगी, और ये जो संख्या होगी दशमलव के आगे की जो संख्या होगी ये 0 से 9 तक की नंबर होगी। यानी कि 10 नंबर कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 10.0 लिखा हो या 11.0 लिखा हो। हमेशा क्या होगा, 0 से लेके 9 तक के बीच की जो संख्या होगी उसी के बाद दशमलव लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो दशमलव यहाँ पे लगा है, तो दशमलव के पहले जो संख्या वो क्या है? 3 है, और 3 जो है ये 0 से लेके 9 के बीच की संख्या है। समझ में आया बाबू इतनी चीजें? उसके बाद दशमलव के बाद अगर 0 लगा है, अगर अंक देखिए दशमलव के पहले जो अंक होगा वो 0 से 9 के बीच होगा, दशमलव के बाद जो अंक होगा, जैसे दशमलव के बाद क्या है? 0 है। अब ये कोई भी अंक हो सकता है, दशमलव के बाद 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब दशमलव के पहले की नंबर या संख्या फिक्स होगी 0 to 9, लेकिन दशमलव के बाद वाली जो संख्या होगी, नंबर होगी, वो फिक्स नहीं होगी रे बाबू। वो क्या होगा? चेंज होता रहेगा। 0 से 1, 2, 20, 25, 100 ऐसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो ये संख्या है, जैसे 10 के पावर जो भी संख्या होगी, यहाँ पे 10 के पावर 8 है, तो 10 के पावर जो भी संख्या होगी ये भी क्या होगी? फिक्स नहीं होगी। यहाँ पे भी कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे 10 के पावर 11 हो गया, 10 के पावर -11 हो गया, 10 के पावर 25 हो गया, 10 के पावर 100 हो गया, 10 के पावर 200 हो गया। तो ये चीजें फिक्स नहीं है। बस एक चीज याद रखिएगा, ये तो हमने एग्जाम्पल से बता दिया कि वैज्ञानिक संकेतांक का मतलब क्या है, कि पहले दशमलव होगा, दशमलव के आगे कोई संख्या होगी। देखो अगर दिखाया जाए कि वैज्ञानिक संकेतांक क्या है, एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, तो देखो वैज्ञानिक संकेतांक देने का सीधा सीधा मतलब ये था कि आपको जो ये अंक है उसको पढ़ने में कठिनाई ना हो। अगर आप इसको पढ़ते हैं 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये आप फटाक से पढ़ भी सकते हैं और जल्दी से इसके साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपको 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड का गुणा 25 के साथ करना है, तो आप 0 लगाते लगाते ही आप खुद 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 लगाते लगाते ही आप कितना 0 लगा के गुणा करोगे यार। इसीलिए क्या किया जाता है कि किसी भी टॉपिक का या किसी भी चीजों का एक शॉर्ट फॉर्म वैज्ञानिक द्वारा दिए जाते हैं फिजिक्स में, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो यही एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मैंने प्रकाश की चाल का एग्जांपल ले लिया। अब इसका फॉर्मेट जो है, यही फॉर्मेट वैज्ञानिक संकेतांक कहलाएगा। सबसे पहले फॉर्मेट में देखिए, आपको कोई एक इस तरह से दशमलव दिया गया है। ठीक है, दशमलव के आगे मान लो यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है, जिसको मैं इस तरह से डिब्बे में शो कर रही हूँ। ठीक है, नंबर इस डिब्बे के अंदर है। जैसे ये दशमलव गया, दशमलव के पहले एक डिब्बा बना दिया, इसका मतलब दशमलव के पहले कोई इस तरह का नंबर है। उसके बाद दशमलव के बाद भी एक डिब्बा बना दे रही हूँ, इसका मतलब यहाँ भी एक कोई नंबर है। उसके बाद गुणे में 10 होगा और 10 के पावर भी कोई नंबर होगा, और ये नंबर भी मान लो मैंने डिब्बे से बना दिया। ठीक है, अब कोई भी नंबर मान लेते हैं, मान लो प्रकाश की चाल का नंबर ही जोड़ दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखिएगा, दशमलव के पहले जो डिब्बा है, इस डिब्बे का जो मान होगा, यहाँ पे जो संख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पे संख्या होगी 0 से 9 तक। 0 से 9 तक संख्या क्या होगी, 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। 0 से 9 तक ही होगी, ये याद रखिएगा।
कभी भी दशमलव के आगे 10 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, 11 लिखा हुआ नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो वो वैज्ञानिक संकेतांक के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो कोई और मान हो सकता है, वैज्ञानिक संकेतांक वाले मान नहीं होंगे। ठीक है, जो भी वैज्ञानिक संकेतांक वाले मान है, जैसे देखो मैंने बोला दशमलव के पहले जो डिब्बा है ये वाला, इसमें देखो जो ये मान है वो कितना है, 3 है। यहाँ तो यही तो लिखा है कि पहले डिब्बे में जो भी संख्या होगी वो 0 से 9 तक की ही संख्या होगी। यहाँ पे 3 है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी 10 या 11 नहीं हो सकता। क्लियर। उसके बाद दशमलव के जस्ट बाद आते हैं, ये हो गया दशमलव। दशमलव के जस्ट बाद वाले डिब्बे में देखो तो यहाँ पे प्रकाश की चाल वाला एग्जांपल लेके देखते हैं, तो यहाँ पे 0 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, इस वाले डिब्बे में यानी दशमलव के बाद जो भी अंक होगा वो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, हो सकती है। यानी कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। ये याद रखिएगा, दशमलव के पहले केवल 0 से 9 तक अंक लिखे जा सकते हैं और दशमलव के जस्ट बाद जो भी संख्या आएगी वो 0, 10, 20, 100 कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमेशा गुणे का निशान आएगा, फिर 10 लिखा जाएगा। ये फिक्स चीजें हैं, वैज्ञानिकों ने यही संकेतांक दिए हैं जो फिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद 10 की पावर कोई भी नंबर आएगा। यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर, यही चीज तो दिया गया है। अब अगर इसी फॉर्मेट में प्रकाश की चाल का एग्जांपल फिर से लिख दिया जाए, मान लो मैंने यहाँ पे प्रकाश की चाल का एग्जांपल इस फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लगाया एक दशमलव, उसके बाद मैंने दशमलव के आगे एक संख्या लिखा, जिसका रूल क्या है कि दशमलव के आगे जो संख्या होगी उसका मान 0 से 9 के बीच होगा। तो मान लो प्रकाश की चाल के दशमलव के पहले वाली जो संख्या क्या थी वो 3 था, 3 दशमलव। उसके बाद दूसरा डिब्बा जो है इसमें कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या हो सकती है, यानी मान लो 3.0 हो गया, गुणे 10 ये हो गया आपका निशान जो कि संकेतांक है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद 10 की पावर एक डिब्बा बना हुआ है, तो प्रकाश की चाल का जो मान क्या था कि 10 की पावर यानी कि 10 के बाद 8 0 है, यानी इसके ऊपर हमने 8 लिख देना है और मीटर पर सेकेंड लिख देना है। तो ये जो अंकों को निरूपित करने का या दिखाने का तरीका है, प्रदर्शित करने का तरीका है, यही फॉर्मेट क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतांक का फॉर्मेट कहलाता है। क्लियर। तो ये चीजें याद रखेंगे हमेशा के लिए पॉइंट्स में कि कभी भी दशमलव के पहले जो भी संख्या होगी, इस डिब्बे में जो भी संख्या होगी वो 0 से 9 के बीच का अंक होगा। दशमलव के जस्ट बाद जो भी संख्या होगी 0 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, यानी कि कोई भी संख्या हो सकती है। इसी तरह से 10 के ऊपर जो भी संख्या होगी इस डिब्बे में, यहाँ भी कोई संख्या हो सकती है। अब एक सवाल आपका आ रहा होगा कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो 10 के पावर मान होता है वो माइनस में होता है और कभी कभी 10 के पावर जो मान होता है वो प्लस में होता है, तो ये चीजें कैसे होती हैं उसको हम 2 एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल हम यही प्रकाश की चाल का लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है, C = 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये तो क्या वैज्ञानिक संकेतांक के रूप में लिखने का तरीका। लेकिन नॉर्मली अगर हम लिखे प्रकाश की चाल को तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो प्रकाश की चाल को लिखा जा सकता है क्या, 3 लाख किलो प्रति सेकेंड भी लिखा जा सकता है, या C = लिखा जाता है 3,000 लाख मीटर प्रति सेकेंड भी लिखा जा सकता है, या C = लिखा जा सकता है क्या, 30 करोड़, यानी कि 30 के बाद डायरेक्ट 8 0। ठीक है, 2 4 6 8, ये 2 4 6 और 8 0 और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीजें हैं, यानी कि आप प्रकाश की चाल को कैसे कैसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो जो ये वैज्ञानिक संकेतांक के रूप में शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख के बताया है, इसी को पहले लिख सकते हैं प्रकाश की चाल C = 3 लाख किलोमीटर, या कह सकते हैं किलो प्रति सेकेंड,
ये भी प्रकाश की चाल को ही दर्शा रहा है। 3000 लाख मीटर पर सेकेंड, ये भी प्रकाश की चाल को ही बता रहा है। और 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ये भी प्रकाश की चाल को ही बता रहा है। लेकिन इतनी चीजें बोलने में कितनी कठिनाइयां आपको आएंगी, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे इस हिसाब से 3 लाख किलो प्रति सेकंड संख्या में लिखो और इसका गुणा 25 से या 10 से या किसी भी संख्या से करोगे तो कैलकुलेशन का जो पार्ट आएगा बहुत लंबा हो जाएगा। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन छोटे नंबरों को इस फॉर्म में लिखा। और ये जो फॉर्म है यही क्या है, वैज्ञानिक संकेतन है, ठीक है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन है। क्लियर हो गया। तो यही चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे दशमलव क्या हुआ है, अगर मैं इसी 30,000 या 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिखूं तो C = 3.0 हो जाएगा। लिखने का तरीका बताया है वैज्ञानिक संकेतांक में, ठीक है। मान लो इसी को हम लिख रहे हैं वैज्ञानिक संकेतांक के रूप में, तो 3.0 हो गया गुणे। अब ध्यान से देखो कितनी संख्या हो रही है, यहाँ पे 3 के बाद बार बार 0 ही आ रहा था, तो इसीलिए मैंने 3 के बाद दशमलव लगा के 1 0 लिख लिया, ठीक है। मतलब कि एक नंबर के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है तो आप वहां पे दशमलव लगा के 1 0 लिख लोगे। और उसके बाद आपको अब ये नहीं करना है कि 1 0 लिख लिया तो ये 0 छोड़ दें, ये 0 छोड़ना नहीं होता, आपको इसको भी गिनना पड़ेगा। यानी अगर आप गिनेंगे तो अभी 2 4 6 8 पूरे 0 को जोड़ेंगे, यानी कि अगर आपने दशमलव के बाद 1 0 ले भी लिया है तो भी आपको इस वाले 0 को भी काउंट करना पड़ेगा। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, 10 के घाटे 8 प्लस का 8 लिखेंगे और मीटर पर सेकंड लिख देंगे। और यही वैज्ञानिक संकेतांक के रूप में किसी भी नंबर को या किसी भी मान को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं कि इसको प्लस में क्यों लिखा गया, 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड प्लस में क्यों लिखा गया, माइनस में क्यों नहीं लिखा गया। तो देखो जब भी कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है तो दशमलव जस्ट बाद लग जाता है और उसको एक संख्या उसकी हम रख लेते हैं। जैसे बार बार 0 रिपीट हो रहा था तो हमने क्या किया, 3 के बाद दशमलव लगाया और 1 0 को यहाँ पे रख लिया। अब अगर संख्या में सार्थक अंक, मान लो ये जो 3 है, ये 3 आपका क्या है, ये 3 आपका क्या है, सार्थक अंक है। अब सार्थक अंक के बाद जस्ट 0 लगा है, जस्ट दशमलव लग के 0 लगा है, इसका मतलब है कि जो भी 10 का ऊपर का मान होगा ये प्लस में हमेशा आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लेती हूँ आपके परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या मान लो R से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। R का जो मान है वो क्या है, 0.00000, यानी 2 4 6 7 8 9 और अब जाके 1, ठीक है। ये आपकी परमाणु की त्रिज्या का मान है। अब अगर कहीं भी आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी वैज्ञानिक संकेतांक के फॉर्म में नहीं है, ये कोई एक नॉर्मल मान या संख्या दी गई है। अब इसी को अगर हमें वैज्ञानिक संकेतांक यानी इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्मेट में या इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, पहले ये देखो। सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो भी संख्या रिपीट हो रही है आपको दशमलव के बाद वही नंबर लिखना है। और हमने ये भी बोला है कि प्लस कब आता है, जब आपका कोई एक सार्थक अंक है, मान लो यहाँ पे एक नंबर है 3 4 5 6, ये सार्थक अंक है। इसके बाद कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 3 के बाद सार्थक अंक के बाद 0 बार बार रिपीट हो रहा था तो हमने 3 के बाद दशमलव लगा के 0 लगा दिया। और जब भी सार्थक अंक के बाद दशमलव लगता है तो 10 के घात का जो मान होगा वो प्लस में आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर वैज्ञानिक संकेतांक के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सबसे पहले देखो, जब भी कई सारे 0 पहले आगे की तरफ दिए गए हों, फिर लास्ट में कोई एक क्या हो, सार्थक अंक हो, लास्ट में कोई एक सार्थक अंक हो, तो हम क्या करते हैं, जो दशमलव होगा उसको इस सार्थक अंक के पीछे ले जाएंगे, सार्थक अंक के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट। अब कई बार 0 का रिपीटेशन हो रहा था, यानी 0 यहाँ पे कई बार रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या बोला, जो भी सार्थक अंक होगा उसके बाद ही दशमलव लगता है। यहाँ पे देखो सार्थक अंक क्या था, 3 था, 3 के बाद दशमलव लगा। यहाँ पे सार्थक अंक क्या है, 1 है, 1 के पहले कई बार 0 रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसके पहले जो दशमलव था उसको सार्थक अंक के पीछे कर दिया। 0 बार बार रिपीट हो रहा है तो एक 0 के यहाँ पे लिख लेंगे, इनटू में अब सारे 0 को गिनना है,
आपको ऐसा नहीं कि एक जीरो यहाँ पे लिख दिया तो एक जीरो छोड़ दे, बाकी की जीरो अपना गिन ले, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो भी जीरो दशमलव के बाद भी लिखा जाएगा वो भी गिना जाएगा। जरूरी नहीं दशमलव के बाद जीरो संख्या ही हो, हमने कहा है दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमने पहले लिख के बता दिया दशमलव के बाद भी कोई भी संख्या हो सकती है। अगर मान लो यहाँ पे दशमलव के बाद 1, 2 या 3, 4 होता तो हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये संख्या लिखते और उसको भी गिनते, ठीक है। तो यहाँ पे आप गिना जाए तो टोटल 9 जीरो है, तो 10 के घाते माइनस का आपका क्या हो जाएगा, इसको इस संख्या को इस सार्थक अंक को भी गिनना है। जैसे अगर गिना जाए तो 9 तो आपका जीरो ही हो गया, एक आपका सार्थक अंक हो गया, यानी टोटल संख्या कितनी है 10, तो 10 के घाते -10 हो जाएगा आपका, और वो भी किसमें, मीटर में। ये हो गया परमाणु की त्रिज्या का मान, और इसी को आप एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। तो ये चीज समझ में आया कि कब माइनस में हो जाता है मान 10 की पावर का और कब 10 की पावर का मान प्लस में होता है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी वैज्ञानिक संकेतांक में आप इसको लिखेंगे तो दशमलव के बाद के सारे नंबर और ये सार्थक अंक यानी पूरी संख्या को गिनना है। आपको ये नहीं देखना है कि कितने जीरो हैं, कितने आपके नंबर्स हैं। अब अगर आपने सार्थक अंक के बाद जस्ट दशमलव लगा के जीरो लगा दिया है और 10 के घाते 8 बार लिख रहे हैं, जैसे 8 जीरो है तो 8 लिख रहे हैं, आपने यहाँ पे सार्थक अंक को क्यों नहीं गिना। जब यहाँ पे मान प्लस में होगा तो ये सार्थक अंक को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यानी 3 के बाद डायरेक्ट दशमलव जीरो लग गया, हमने इस दशमलव को कहीं भी पीछे नहीं भेजा। जैसे यहाँ पे देखो हमने इस दशमलव को सार्थक अंक के पीछे भेजा है, इसीलिए हमने इस सार्थक अंक को भी यहाँ पे काउंट किया है। लेकिन यहाँ पे सार्थक अंक को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे दशमलव को पीछे नहीं भेजा है। इसीलिए देखो 10 का मान प्लस में है और यहाँ पे 10 का मान -10 में है, और अगर माइनस में मान आ रहा है तो सार्थक अंक को भी गिना जाएगा। क्लियर। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि वैज्ञानिक संकेतांक क्या है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि वैज्ञानिक संकेतांक लिखने का पैटर्न क्या होता है, तरीका क्या होता है। पहले आपका दशमलव होगा, उसके पहले जो संख्या होगी वो 0 से 9 तक होगी। दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी वो कोई भी नंबर, कोई भी संख्या हो सकती है। 10 के पावर जो भी संख्या होगी वो माइनस में कोई भी संख्या हो सकती है या प्लस में कोई भी संख्या हो सकती है। माइनस कब आता है, तब आता है जब आप दशमलव को सार्थक अंक के पीछे ले जाते हैं, ठीक है। प्लस तब आता है जब आप दशमलव को जस्ट वही सार्थक अंक के बाद लगा देते हैं, यानी आपको दशमलव अगर कहीं पीछे नहीं ले जा रहे हैं तो आप उसका मान हमेशा प्लस में रखेंगे। क्लियर। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्लास 12 में काम आने वाली कुछ ऐसे वैज्ञानिक संकेत, जैसे लेम्डा क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, इन सबको संकेतों के रूप में देख लेते हैं, ताकि अगर 12th फिजिक्स में हम कोई भी सिंबल, कोई भी संकेतांक लिखते हैं तो एटलीस्ट आप उनके नाम जानते रहो, ठीक है। कि अगर मैंने आधा ए के जैसा बनाया है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। आधा बी के जैसा ऐसे बना दिया, आधा बी के जैसा बना दिया तो इसको बोलेंगे बीटा। इस तरह से बना दिया तो इसको बोलेंगे लेम्डा। इस तरह से बना दिया इसको बोलेंगे सिग्मा। तो ये सब आपको चिन्हों के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। तो अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संकेत, यानी कुछ महत्वपूर्ण सिंबल जिसको आपको पहचानना है, ठीक है। अब क्लास 12 में इनमें से कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो 12th फिजिक्स में डायरेक्ट आपके सामने दिख सकते हैं, तो आपको उनके नाम पता होंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये सिंबल को क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके सामने आधा ए के जैसा दिखेगा, यानी कि इस तरह से कुछ निशान दिख रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा, ठीक है। उसके बाद इस तरह का बी टाइप का कुछ निशान दिख रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे बीटा। उसके बाद कहीं पे आपको इस तरह का निशान दिख रहा है तो इसको पढ़ेंगे गामा। कहीं पे आपको इस तरह का निशान दिख रहा है त्रिभुज की जैसा तो इसको त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम फिजिक्स में डेल्टा पढ़ेंगे। कहीं भी डेल्टा लिखा है त्रिभुज वाला तो त्रिभुज वाले डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। आप लिख लीजिएगा, त्रिभुज वाले डेल्टा का मतलब क्या है, परिवर्तन को दर्शा रहा है। जैसे आपको कहीं पे
डेल टी दिख रहा है तो इसका मतलब समय में कितना परिवर्तन हो रहा है इसको बताया जा रहा है, ठीक है। डेल ए दिख रहा है यानी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है ये बताया जा रहा है। यानी त्रिभुज लगा के कोई भी एक संकेत लिख दिया जाए, जिससे समय टी लिख दिया जाए, क्षेत्रफल ए लिख दिया जाए, लंबाई एल लिख दिया जाए, तो इसका मतलब जैसे मैंने लिख दिया डेल एल, इसका मतलब लंबाई में परिवर्तन की बात की जा रही है। तो कहीं भी डेल्टा का मतलब है तो आप लिख दीजिएगा डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा का मतलब क्या है, परिवर्तन को बताना, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको आधे एस के जैसा सिंबल दिख रहा है, कहीं भी आपको अगर आधे एस की तरह सिंबल दिखेगा यानी कि इस तरह से सिंबल दिखेगा तो इसको भी हम डेल्टा ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा ही पढ़ते हैं। और ये आपका प्रिज्म वाले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 9 में हम इस डेल्टा को क्या पढ़ेंगे, विचलन कोण बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे। अभी से आप जान लीजिए चैप्टर नंबर 9 में डेल्टा शब्द का प्रयोग विचलन कोण के लिए किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लटका हुआ एन दिखेगा तो इसको बोलेंगे ईटा। अब ये ईटा मकान बनाने वाला नहीं है, ये सिंबल वाला ईटा है, ठीक है। इसी को एटा भी कहा जाता है, यानी ईटा कहें या एटा कहें मतलब एक ही है, ठीक है। उसके बाद जीरो बना के बीच से पाई खींच दिया जाता है तो इसको बोला जाता है थीटा। थीटा जो शब्द है ये साइन के बीच या कह सकते हैं कोण के बीच का ज्या कहा जाता है। क्या करते हैं, इसको कोण के बीच का ज्या कहा जाता है, जिसमें हम कुछ डिग्रीज में मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा। उसके बाद कहीं भी आपको आधे ई के जैसा कोई भी फॉर्मेट दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे अपसाइलम, अपसाइलम बोला जाता है। और अपसाइलम जो होता है, अपसाइलम ये एक आपका संकेतांक होता है जिसका यूज किया जाता है। और कहीं भी अपसाइलम के नीचे आपको जीरो दिख दिया जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, अपसाइलम नॉट पढ़ेंगे। और अपसाइलम नॉट आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में ही ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको पढ़ेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको पढ़ा क्या जाता है, कहा क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है अपसाइलम नॉट। बाकी इसका जो सिंबल यूज किया जाएगा 12th फिजिक्स में, इसको हम पढ़ेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर हो गया, ये चीजें आप लिखते चले साथ साथ। उसके बाद कहीं भी आपको वाई, उल्टा वाई दिखे, देखो सीधा वाई तो ये होता है, अगर हम इसी को नीचे की साइड खींच दें तो उल्टा वाई हो गया। उल्टा वाई कहीं पे दिखेगा तो इसको हम पढ़ेंगे लैम्डा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, लैम्डा पढ़ेंगे। और इस लैम्डा का प्रयोग तरंग दैर्घ्य के रूप में किया जाता है। तरंग वाले चैप्टर में इस लैम्डा को तरंग दैर्घ्य को दर्शाने के लिए किया जाएगा। कहीं भी तरंग को दर्शाना होगा तो हम 12th फिजिक्स में इस लैम्डा को बनाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका क्या, इस तरह से देखो U जैसा कुछ दिख रहा है आपको, इस तरह से U दिख रहा है इस तरह से, और पीछे से एक पाई खींचा हुआ दिख रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोन पढ़ते हैं। जैसे फैराडे या फैराडे का जो नियम होता है उसमें फैराडे ने अपना जो मान दिया था वो इस माइक्रोन के रूप में दिया था। इसका मतलब होता है कि 10 की घाते -6, कहीं भी माइक्रोन लिखा है तो 10 की घाते -6 की बात की जा रही है, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, माइक्रोन या म्यू भी लिखा जाता है। दो चीज से पढ़ेंगे, अगर कहीं भी यू लिखा है पीछे से पाई ऐसे खींचा है तो इसको पढ़ेंगे माइक्रोन या म्यू। और इसको लिखा क्या जाता है, तो इसको 10 की घाते -6 के रूप में दर्शाया जाता है। फैराडे का जो नियम है उसका वैल्यू जो दिया गया था वो इसी रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहीं भी टी लिखा जाए, आधा टी लिखा जाए, उसके ऊपर एक पाई खींच दिया जाए तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं या टो भी पढ़ा जाता है, ठीक है। टाउ या टो कहा जाता है। उसके बाद कहीं भी आपको इस तरह का निशान दिखेगा, आधा ई यानी कि ई दिखेगा, और इस तरह से दो उपाधि भी खींच दिया जाएगा तो इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं। ये जो सिग्मा का सिंबल है इसका प्रयोग आपके 12th मैथ में किया जाता है, ठीक है। 12th फिजिक्स में इसका प्रयोग बहुत कम हुआ है, बस खाली किरचॉफ के सेकंड लॉ में या कह सकते हैं फर्स्ट लॉ में किया गया है, जिसमें हम धाराओं का योग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको किरचॉफ के फर्स्ट या सेकंड लॉ में देखने को मिलेगा, ठीक है। किरचॉफ के फर्स्ट या सेकंड लॉ में देखने को मिलेगा, जिसमें हम कुल अंकों का बीजगणितीय योग करते हैं। और किरचॉफ के प्रथम लॉ में ही कुल अंकों का बीजगणितीय योग जो था, धारा आई का मान जो था वो 0 होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब कहीं भी इस तरह का सिग्मा जो सिंबल दिखेगा इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग,
मैथ में इसका यूज किया जाता है, फिजिक्स में खाली एक जगह इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, किरचॉफ के लॉ में। उसके बाद कहीं भी आपको आधा न जैसा दिखेगा, यानी कि पूरा 0 हो और एक पाई बाहर की तरफ बढ़ा दिया जाए, यानी आधा न दिख रहा है, आधा न को भी हम सिग्मा ही कहते हैं। और यहाँ पे ये जो आधा न है इसका प्रयोग विशिष्ट चालकता या कह सकते हैं विशिष्ट चालकता में ही किया गया था, ठीक है। तो इसमें इस आधे न को क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझ आया, सिग्मा जो है इसका मतलब कुल बीजगणितीय योग की बात की जा रही है। अब लिखते हैं आधा न का मतलब क्या होता है। अगर देखा जाए कहीं भी आधा न लिखा है, इसका मतलब है कि विशिष्ट चालकता की बात की जा रही है। और फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी आपकी विशिष्ट चालकता दी गई है। तो फिजिक्स में कहीं भी आधा न दिखेगा, इसका मतलब सिग्मा लिखा गया है। इसका यूज क्या है, तो विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करने के लिए सिग्मा को बताया जाता है। उसके बाद कहीं भी इस तरह से शंकर जी वाला त्रिशूल दिख जाए और बीच से इसको काट दिया जाए, यानी पूरा त्रिशूल का सिंबल दिख रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साई पढ़ेंगे। लेकिन ये साई का यूज ट्वेल्थ फिजिक्स में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है ये ट्वेल्थ मैथ का आपका पार्ट है, ठीक है। मैथ में आपको साई देखने को मिलेगा, तो फिजिक्स में कहीं भी साई देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं फाई की। फाई का मतलब होता है कार्यफलन से। आपको जब फिजिक्स पढ़ाया जाएगा तो चैप्टर नंबर 11th या 12th में कार्यफलन आपको निकालने के लिए, वो 7th वाले चैप्टर में जब आप क्या पढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ते हैं, 7th चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पे कार्यफलन आपको निकालने को बोला जाता है और वहीं पे इसका यूज होता है। कहीं भी 0 लिखकर बीच से काट दिया जाए, इसका मतलब होता है फाई, और इसको कार्यफलन को शो करने के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगला सिंबल, जो कि क्या है, रो। रो का मतलब क्या है, जैसे आपने पढ़ा विशिष्ट चालकता, जो कि सिग्मा यानी आधा न के जैसे दर्शाया जाता है, इसी तरह से रो है, कहीं भी इस तरह से लिखा गया है, यानी आपका क्यू के जैसे सिंबल है। क्यू आपका इस तरह से होता है, इसी को घुमा दो यानी कि इस तरह से कर दो, तो क्यू के जैसे अगर सिंबल दिख रहा है तो इसको सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे। और इसका मतलब ट्वेल्थ फिजिक्स में क्या है, ट्वेल्थ फिजिक्स में रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। कहीं भी रो शब्द देखने को मिलेगा, रो सिंबल देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो समझ जाइएगा रो की बात की जा रही है और इसका मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध क्लास 12 फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला आपका क्या है, कहीं भी जो आपने आपका बताया कि माइक्रोन या म्यू होता है, अगर माइक्रोन या म्यू के नीचे हमने 0 लगा दिया तो इसी को म्यू नॉट पढ़ा जाता है। और म्यू नॉट जो होता है ये चुंबकशीलता होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो म्यू नॉट का मतलब लिख सकते हैं चुंबकशीलता से रिलेटेड होता है, ठीक है, चुंबकशीलता। जैसे आपने पढ़ा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैसे ही म्यू नॉट आपकी चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है। चुंबक वाले चैप्टर में आपको म्यू नॉट का सिंबल देखने को मिलेगा और इसका एक लंबा चौड़ा मान भी दिया गया होता है, ठीक है। उसके बाद कहीं भी आपको H दिखेगा, स्मॉल h, इसका मतलब होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक आपको आइंस्टीन वाला जब प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ेंगे उसमें एक ए सिंबल देखने को मिलता है H, जिसको हम पढ़ते हैं प्लांक नियतांक। इसका भी वैल्यू दिया गया होता है, ठीक है। उसके बाद इसको आप क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, कहीं भी इस तरह से दिखेगा तो इसको हम ओम बोलते हैं। ये तो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। उसके बाद कहीं भी स्मॉल w दिखेगा लेकिन ये ज्यादा आपके बीच की तरफ बाइंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद कहीं भी आपको x दिख रहा है या इस तरह से x दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, काई बोलेंगे। काई का मतलब होता है मोल प्रभाज। क्लास 12 केमिस्ट्री में आपके काम आएगा, इसको हम बोलते हैं मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज के रूप में ज्यादातर यूज किया जाता है। फिजिक्स में 1-2 जगह देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। उसके बाद इसको कौन नहीं जाता, अगर a के ऊपर 0 लिखा गया है, देखो कहीं भी अगर a के ऊपर क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। और अभी हमने प्रकाश की त्रिज्या का एग्जांपल लिया था, वहां पे जो उसका मान था 0.009 बार लिख के फिर 1 लिखा था, उसका मतलब भी होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान आता है वो 10⁻⁻9 में होता है, ठीक है। 10⁻⁻9 कहीं पे लिखा गया है, इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है। 10⁻⁻9 या
कर सकते हैं +10, ठीक है, 10⁻−10। कहीं भी 10⁻−10 लिखा हो तो इसको हम कहेंगे 1 एंगस्ट्रॉम की बात की जा रही है। जैसे मैंने लिख दिया 3 गुणे 10⁻−10, इसका मतलब है 3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, क्योंकि 10⁻−10 का मतलब ही क्या है? 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम का मान होता है। 3 गुणे 10⁻−10 लिखा है, यानी कि 3 एंगस्ट्रॉम आपका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से आखिरी सिंबल आपका बच जाता है। अगर कहीं भी इस तरह से 2 पाई खींच के ऐसे कर दिया जाए तो इसको पढ़ते हैं पाई, और पाई का भी एक मान होता है। क्लास 9 या 8 के आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पाई क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि सबसे पहले हमने देखा इस वीडियो लेक्चर में कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कैसा पैटर्न होता है संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने का। उसके बाद फिर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट संकेत जो क्लास 12 फिजिक्स में आगे यूज किए जाएंगे, इनके नाम क्या हैं और इनका मेन नाम जो 12th में यूज किया जाएगा फिजिक्स में उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा आधे न को रो हमेशा क्या पढ़ते हैं? सिग्मा पढ़ते हैं, लेकिन 12th फिजिक्स में इसको विशिष्ट चालकता कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओम लिखा है, इसको तो यही पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे आधा ई और 0 नीचे लिखा है, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता। वैसे यहाँ पे u और 0 लिखा है, यानी म्यू नॉट पढ़ने का तरीका है, और इसका मेन मतलब होता है चुंबकशीलता, ठीक है। तो आई होप जो ये आपका लेक्चर होगा बेसिक फिजिक्स का आखिरी लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 पॉइंट्स हमने इसमें बताए हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतांक क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, उसके बाद फिर हमने देखा आपका कि महत्वपूर्ण संकेत यानी कि इंपॉर्टेंट सिंबल्स क्या हैं जो क्लास 12 फिजिक्स में काम आने वाले, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने कोई भी कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिकल स्टूडेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और नए बच्चों को जोड़ें, ऐसे बच्चे जो क्लास 12 में आ रहे हैं जिनको फिजिक्स क्या लगती है? कठिन, ठीक है। तो पहले बेसिक फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं, अगर आप पहली बार ये वीडियो पे आए हो तो पहले बेसिक फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी अगर आप क्लास 12 में गए हैं और 12 फिजिक्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक तैयार होगा तभी आपका 12 फिजिक्स आपको समझ में आएगा। किसी भी चीज का बेस अगर आपका अच्छा होता है तो आपको चीजें समझने में मजा भी आता है और उसमें इंटरेस्ट भी जगता है। जैसे अगर आपको हम केमिस्ट्री सिखा दे क्लास 12 का और बोले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन रटो, तो क्या आप रटोगे? एक दिन रट पाओगे, दूसरे दिन सुबह उठोगे भूल जाओगे। लेकिन अगर रिएक्शंस के मैकेनिज्म आपको समझा दिए जाए जो कि 11th का पार्ट होता है, फिर आपको रिएक्शंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिएक्शंस खुद बनाने लगोगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पहले, इसीलिए मैं आपके बेस पर काम कर रही हूँ ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए क्लास 12 फिजिक्स का। उसके बाद अगर हम 12 फिजिक्स आपका स्टार्ट करेंगे तो आपको मजा भी आएगा अगर आपने ये बेसिक के लेक्चर्स देख रखे होंगे तब। नहीं तो अगर किसी बीच में आपका वेक्टर का पार्ट आ जाएगा, हम वेक्टर के गुणा जोड़ घटाना करने लगेंगे तो आप कहेंगे अरे ये कहाँ से आ गया, आपको समझे नहीं आएगा। इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले आपको वेक्टर समझाया पहले लेक्चर में। सबसे पहले तो हमने बेसिक पार्ट बताया कि आपके फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं। फिर उसके बाद सदिशों का जोड़ बताया, सदिशों का घटाना बताया। फिर अगले लेक्चर में हमने सदिशों का गुणा डिटेल में बताया। फिर उसके बाद तीसरे लेक्चर में आपको समाकलन यानी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन डिटेल में बताया। और आज के लेक्चर में वैज्ञानिक संकेतांक भी बता दिया। अब बेसिक फिजिक्स हो गया है हमारे तरफ से पूरी तरह से डन। अब आपको करना क्या है, बेसिक फिजिक्स के चारों लेक्चर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं, आपको पहले तो नोट्स आप साथ साथ बना ही रहे होंगे, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ। पढ़ने वाला बच्चा नोट्स जरूर बनाया होगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसको तो कुछ भी दे दो वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने नोट्स बना लिया है चारों लेक्चर्स के, तो चारों लेक्चर्स के नोट्स जो है आज आप बैठ के 1 घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम आपको लगे आप रिवाइज कर लीजिएगा। सभी फॉर्मूले फिर से लिख लीजिएगा 1-2 बार। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझ में नहीं आई है, जैसे आपको सदिशों का जो सदिश गुणन था वो समझ में नहीं आया होगा, अगर आप उसके एग्जांपल्स 1-2 बार लगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अवकलन समाकलन के फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। उसके बाद वैज्ञानिक संकेतांक के ये जितने भी
सिंबल्स बताए हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा। ये सब अगर तैयार करके तर्क फिजिक्स के पहले चैप्टर में आएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वो चैप्टर और वो वीडियोस होने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।